नमस्कार, Peak 24 में मैं परमिला टंडन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। जी हाँ, मोहित खरबंदा जी। मोहित खरबंदा जी इस समय माइग्रेशन कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर हैं और इनकी जो कंपनी का नाम है लेजेंडरी करियर्स। इस समय इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा दिलाए, बहुत सारे लोगों का भला भी किया है। हम इनके बारे में भी बातचीत करेंगे, प्लस इनकी कंपनी के बारे में। और आज हम बातचीत करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये बातचीत उनके लिए जो लोग ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होना चाहते हैं। बहुत ही खास एक सेशन होने वाला है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन लोगों को यहाँ पे जब आते हैं, वीज़ास में क्या क्या चेंजेस करती रहती है सरकार समय समय पर। अभी रीसेंट चेंजेस क्या आए हैं, अपग्रेड्स आए हैं, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे मोहित खरबंदा जी से। स्वागत है सर आपका Peak 24 न्यूज़ चैनल में। थैंक यू परमिला जी, थैंक यू। तो आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये कंपनी 2018 से ऑपरेशनल है और मैं जैसे आपने बताया, मैं माइग्रेशन एजेंट हूँ, रजिस्टर्ड हूँ ऑस्ट्रेलिया में। और हम बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ास कराते हैं, इंडिया से, फ़िलीपींस से, मलेशिया से। और इसके अलावा हम बहुत सारे ओवरसीज़ नेशनल्स को परमानेंट रेजिडेंसी के वीज़ा में भी हेल्प करते हैं। हम बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हैं जो कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीज़ाज़ में स्टूडेंट्स को या फिर ओवरसीज़ जो लोग रहते हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं। तो क्या आपके पास सारे पंजाबी आते हैं? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मोस्टली जो पंजाब है, पंजाबी हैं, वो ही फ़ॉरेन जाने में इंटरेस्टेड हैं और कहते हैं कि 99% पंजाबी मतलब कि इमिग्रेशन कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी माइग्रेशन कंपनीज भी हैं, वो पंजाबियों की वजह से चलती हैं। क्या ये सच है? नहीं, पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ये तो हमें दिखता है। बट हमारे सब मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया या फिर आप कह सकते हैं और कंट्रीज़ के भी बहुत क्लाइंट्स हैं। साउथ अमेरिका के, फ़िलीपींस के, जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका के भी बहुत हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जैसे यूके में जो रहते हैं वो वर्किंग हॉलिडे वीज़ा में आते हैं। इंडिया के साथ भी गवर्नमेंट का काफ़ी टाई अप हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का। तो रिसेंटली जो हुआ है उससे इजी हुआ इंडियंस के लिए आना या फिर डिफ़िकल्ट हुआ है? इन्होंने थोड़ा सा अभी ऐसा कर दिया है कि क्लीन कर दिया है सिस्टम। पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे टूरिस्ट पर और वो अप्लाई कर देते थे स्टूडेंट वीज़ा। अभी वो इन्होंने बंद कर दिया है। हाँ, और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे क्योंकि 40 बिलियन की इंडस्ट्री है, इसको चलाना है। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री में, इसको ये बंद नहीं कर सकते। इन्हें माइग्रेशन भी चाहिए, इमिग्रेंट्स भी चाहिए और साथ में इन्हें स्टूडेंट्स भी चाहिए अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री को चलाने के लिए। ये जैसा कि मोहित जी ने बताया कि ये जो 40 बिलियन आपने कहा, 40 बिलियन की जो इंडस्ट्री है और ऑस्ट्रेलिया आप कह रहे हैं, और इसमें इसको बंद तो नहीं कर सकते। लेकिन मोहित जी, ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पापड़ बेलने कैसे पड़ते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि बस ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाओ और बात ख़त्म और हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और सरकार हमें पैसा देना शुरू कर देगी। तो ये एक जो आप लोगों के जो लोग भारत में हैं के लिए बता दूं कि भाई इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम भी इसी में से गुजर चुके हैं। हम लोगों ने भी बहुत सारे पापड़ बेले। और पापड़ क्या बेलने होते हैं, मोहित जी बताएंगे क्या होता है पापड़ बेलना यहाँ पर? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर, वो ऊबर ईट्स करते हैं, ऊबर एक्स करते हैं और काफ़ी सारी ऐसी लेबर से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, क्लीनिंग जॉब्स करते हैं और इसके थ्रू वो अपना सस्टेन करते हैं अपनी। कई लोग अपनी फ़ीस भी इसी के थ्रू निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं आप लोगों के समझ में। जो लोग भारत में रहते हैं, जो लोग इच्छा रखते हैं फ़ॉरेन में आने की, तो वो लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये इन्होंने टर्म यूज़ किया है स्किल्ड ऑक्यूपेशन, ट्रेड लिस्ट, ट्रेडिंग लिस्ट। ये एक लिस्ट होती है जिसके ऐसा नहीं है कि आपने कोई एजुकेशन ले ली फ़ॉरेन में बैठकर और उसमें आपने पीआर पाथवे होता है परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसका पाथवे होता है कि कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, तरीके होते हैं, स्टेप्स होते हैं और आपको फॉलो करने होते हैं और उसके बाद आपको पीआर मिलती है। तो ये भी कोई बहुत सीधा रास्ता नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है जलेबी की तरह। मतलब कि ऐसे ऐसे करके फिर आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारे, तो आप लोगों को उसके बाद जाके पीआर मिलती है। और बहुत सारे मीम्स भी बने हैं कि यंग लोग आते हैं और बुढ़ापे में जाके पीआर मिलती है। सही है ना ये बात? देखिए, वो सिर्फ इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको सही एडवाइस नहीं मिलती। तो आज हम सही एडवाइस के लिए मोहित जी से बात कर रहे हैं कि आप लोग जो लोग
इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और जिनका अगला जो स्टेप है वो परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर है, और जो लोग फॉरेन में रहते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, एजेंट्स जो होते हैं उनको ऐसे कोर्सेज या ऐसे स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे एडमिशन्स करा देते हैं जो पीआर लिस्ट में नहीं होते, फिर उनको यहाँ के चेंजेस करने पड़ते हैं और 2-3 बार अपनी फीसेस देनी पड़ती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे मोहित जी से। तो आप हमें बताइए कि अभी पहली बात तो ये कि जैसे स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट कौन सी होती है और ट्रेड लिस्ट कौन सी होती है, इसके ऊपर बताएंगे। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या अपग्रेडेशंस की हैं इस टॉपिक के ऊपर, स्टूडेंट्स के लिए कुछ सहूलतें हुई हैं, आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है अब पीआर पाथवे? देखिए, ट्रेड ऑक्यूपेशन लिस्ट या ट्रेड ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं होती, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट या शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। STSOL या MLTSOL बोलते हैं इसको। कई ऑक्यूपेशंस इन्होंने मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में डिफाइन करी है, कुछ शॉर्ट टर्म में है। तो गवर्नमेंट अपनी प्रोजेक्शंस करती है, डिमांड देखती है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री से फीडबैक लेती है कि इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है। और ये गवर्नमेंट ऐसी है, इन्होंने एम्प्लॉयर्स के ऊपर बहुत कुछ छोड़ा है आज के टाइम में कि एम्प्लॉयर्स अपने आप नॉमिनेट करें ऐसे लोगों को जो उनको लगता है उनकी ऑक्यूपेशन उनको रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बहुत सारी कैरेवान वाली कंपनी है, कैरेवान मैन्युफैक्चरर कंपनी, जिसमें गाड़ियों के पीछे लोग कैरेवान लगा के घूमने निकल जाते हैं। तो कैरेवान बनाने की इंडस्ट्री है यहाँ पर। उनको बनाने के लिए कौन कौन चाहिए? कारपेंटर्स, वेल्डर्स फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों ऑक्यूपेशंस इन डिमांड में है। व्हाट अबाउट गर्ल्स? जैसे ये तो नॉर्मली मेल हो गए, वैसे तो यहाँ पर मेल और फीमेल ऐसा कुछ है नहीं, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है, बट गर्ल्स के लिए भी क्या है, क्या सेम ऐसा कुछ एग्जाम्पल? नहीं, बहुत सारे लड़कियां भी ऐसी ट्रेड्स करती हैं आजकल, कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। बहुत लड़कियों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने ऐसे कोर्सेज करे हैं और उनके एम्प्लॉयर्स भी इतने खुश हैं, वो उन्हें स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं। और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा का ये बेनिफिट है, आप 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। नवंबर के बाद से वो चीज़ें ओपन हो रही हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको अपने सर्टिफिकेट 4 के बाद या डिप्लोमा के बाद बहुत सारी ट्रेड्स में, आप एलिजिबल हो जाएंगे 482 वीज़ा के लिए, विच इज़ एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीज़ा। और 2 साल आप उस वीज़ा पे रहिए, 482 वीज़ा पे, आप डायरेक्ट उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी भी अटेन कर सकते हैं। तो अभी जो रिसेंट चेंजेस आए हैं, जैसे इन्होंने एज लिमिट कर दी है 485 में 35 एज कर दी है ना, कि पहले ऐसा नहीं था। प्लस इन्होंने कर दिया कि जैसे जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो उसके बाद कह दिया है कि अब विद इन 1 ईयर या 2 ईयर उसके बाद फिनिश होने के बाद ये स्टडी नहीं ले सकते हैं। इसके ऊपर कुछ बताएंगे? जैसे देखिए, होता क्या था, बच्चे यहाँ पर आते थे स्टूडेंट वीज़ा पर, एक कोर्स किया डिप्लोमा ऑफ बिज़नेस, फिर उसके बाद 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा ऑफ बिज़नेस करना है उन्हें, फिर कोई और ट्रेड कोर्स कर लिया। मतलब गवर्नमेंट को समझ आ चुका था कि लोगों ने इस स्टूडेंट वीज़ा को यूज़ कर रहे हैं अपना वर्क वीज़ा के तौर पर, क्योंकि वर्किंग राइट्स मिलते हैं 24 आवर्स पर वीक के। तो गवर्नमेंट क्लीन करना चाहती है सिस्टम को, विच इज़ गुड। इनको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो यहाँ पे इस इकोनॉमी को तो चलाएं, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को। तो अच्छा कर रही है हमारे हिसाब आपके हिसाब से अच्छा है? बहुत अच्छा कर रही है। और अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कीजिए। अब कहीं से भी, इंडिया से कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है तो आप आ सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप फॉर एग्जांपल, आप बेकर हैं बहुत अच्छे, तो आप 3 साल की अपनी, मान लीजिए किसी आप होटल में, 5 स्टार होटल में बेकर हैं, आप उसकी पे स्लिप्स को यूज़ कीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ कीजिए, अपनी स्किल असेसमेंट कराइए और अप्लाई कीजिए यहाँ पर जॉब्स के लिए। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ओवरसीज से। और आप अपनी उस ऑक्यूपेशन के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी भी अटेन कर सकते हैं। तो अभी ये जो 85 को लेकर हुआ है, एज बार इन्होंने कर दिया, पहले नहीं था, उसके ऊपर वो सही है आपके हिसाब से? देखिए, अब वो गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है कि वो अपना सिस्टम क्लीन करना चाहती है और ऐसे लोगों को रखना चाहती हैं जो कि यंग हो यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें। 45 में 50 तक पहले थी इसकी एलिजिबिलिटी 485 वीज़ा की, वो ऐसे लोगों को नहीं चाहती। गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, वो यंग प्रोफेशनल्स, यंग जो लोग हैं, एनर्जेटिक लोग जो कंट्रीब्यूट कर पाएँ ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को, उनको परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवेज देना चाहती हैं। 485 इज़ अ परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे। 485 पर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। आप अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम कीजिए और उन इफ़ लेट्स से आपने कोई कोर्स किया है ट्रेड ऑक्यूपेशन,
आपको जॉब रेडी प्रोग्राम करना पड़ता है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि आपने 1725 आवर्स का काम किया है उस नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में। तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास 485 वीज़ा है, फुल वर्किंग राइट्स वाला वीज़ा है। अब वो ऐसे यंग प्रोफेशनल्स को रखना चाहते हैं अपनी कंट्री में जो कि आगे जाके कंट्रीब्यूट तो करें काम के लिए। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये 35 है, 36 आप नहीं हुए तब तक आपके पास 485 का ऑप्शन है, और अभी भी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जिसमें 485 मिलेगा इवन इफ़ यू आर 50, फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ रिसर्च। बट इसमें एडमिशन्स लेना मुश्किल होता है, फीस भी तो ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो अभी इन्होंने जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, वीज़ा फ़ीस बढ़ा दी है और यूनिस की फ़ीस भी बढ़ा दी है। तो जैसे इंडिया जैसे देश हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि हम लोगों के लिए, जो लोग वहाँ पे रहते हैं इंडिया में, उनके लिए इतनी फ़ीस अफोर्ड तो नहीं कर सकते। जैसे 25 लाख है वहाँ के हिसाब से, या कुछ कोर्सेज ऐसे हैं 50 लाख भी हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो अपने इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं? मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, इंडिया के। देखिए, ये कहीं से भी हो, अगर लेवल 2 या लेवल 3 कंट्रीज़ हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन स्टूडेंट हो। मतलब कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कि वो जेन्युइनली इस कंट्री में आके पढ़ना चाहते हैं और उनके पास ऐसे फाइनेंशियल मीन्स हैं। मतलब वो अपनी 1 साल की लिविंग एक्सपेंस जो है यहाँ का 29,700 समथिंग, और 1 साल की स्टडी के जो एक्सपेंस है वो अपने अकाउंट में डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कि हमारे पास 1 साल के हिसाब से सिंपल सा इसके कैलकुलेशन होता है। लगभग आप मान लीजिए 29,700 अगर सिंगल पर्सन है, 29,700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्लस 1 ईयर की फ़ीस। इतना आपको लगता है कि इंडिया में होगा? मुश्किल है ना। बहुत बच्चों के पास होता है। हाँ, लेकिन लोन भी तो होता है ना। लोन लेके भी कर सकते हैं। अगर आपका कोलैटरल, आपने घर अपना दिखाया है, कोलैटरल आप जेन्युइन दिखा रहे हो, तो आपको एडमिशन्स मिलता है। आपको जेन्युइन स्टेटमेंट, जेन्युइन जो स्टूडेंट है उसका क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। अगर आप मीट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं, तो एडमिशन्स देती है गवर्नमेंट। इनको भी अपनी 40 बिलियन की इंडस्ट्री चलानी है। ऑस्ट्रेलियन सरकार की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत सख्ती करती जा रही है। जो पास्ट में जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, आज के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो PR पाथवे के लिए जा रहे हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान इन द सेंस कि उनके लिए कानून बहुत सख्त बनाए जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा है, और होना भी चाहिए। आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर 2017 में एज अ माइग्रेंट आया। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मेरी स्किल्स रिकॉग्नाइज थी, मेरे पास पे स्लिप थी, सब कुछ था मेरे पास। तो जेन्युइनली मैं अपना दिखा पाया कि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स? तो इन्होंने मुझे इनविटेशन दे दिया। आई गॉट परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बाद मेरी शादी हुई। मैंने अपनी वाइफ को ओवरसीज़ से बुलाया पार्टनर वीज़ा पे। जेन्युइन रिलेशन था तो पार्टनर वीज़ा भी मिला। मतलब उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मेरी वाइफ के पास विजिटर वीज़ा था, तो वो यहाँ पर आई एंड देन वी डिड एन ऑन शोर वीज़ा। तो उसमें उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इमीडिएटली शादी के बाद आपके पास अगर सही एडवाइस है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास सारे लॉ के साथ, आप लॉ विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ आप कुछ भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो अभी जो रीसेंट कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनको आप बताना चाहोगे, रिसेंटली जो अभी चेंजेस की हैं सरकार ने, आप शेयर करेंगे? हाँ जी, देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है कि अगर आपके पास 485 ऑलरेडी है तो आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं लगा सकते। तो मतलब गवर्नमेंट ने जो वीज़ा हॉपिंग थी वो रोक रही है। तो ये सही है? देखिए, आपके पास मेरे हिसाब से, आप अगर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और आपका गोल क्लियर है कि आपने परमानेंट रेजिडेंसी अचीव करनी है, तो आप डे 1 से ही उसके पीछे काम कीजिए। अपने सलाहकारों से एडवाइस लीजिए और उनके बताए हुए रास्ते, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए और आपकी PR होगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 से 5 साल के बीच में परमानेंट रेजिडेंसी किसी भी स्टूडेंट की हो जानी चाहिए। 3 से 5 साल के तो बीच। अगला जो चेंज आया वो कौन सा आया है 485 के अलावा? 485 की एज रिस्ट्रिक्शंस चेंज कर दी हैं फ्रॉम 50 ईयर्स। पहले 50 ईयर्स तक कोई भी अप्लाई कर सकता था 485, अभी इन्होंने 36 कर दिया। 35 प्लस 11 मंथ्स 29 डेज जो भी है इनका। अगर आप 36 के नहीं हुए हैं तब तक आप 485 लगा सकते हैं। कुछ ऑक्यूपेशंस, कुछ क्वालिफिकेशंस के लिए इन्होंने अभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ रिसर्च मैंने जैसे बताया आपको। और इसके अलावा और कोई चेंजेस? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गवर्नमेंट रिलाई कर रही है एम्प्लॉयर्स पर। एम्प्लॉयर्स को वो फ्रीडम दे रहे हैं, उन्होंने सीट्स भी बढ़ाई हैं
एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीज़ास पर। एम्प्लॉयर्स को अगर रिक्वायरमेंट है तो स्पॉन्सरशिप उन्होंने बहुत क्विक भी बना रखी है और स्ट्रीमलाइन कर दिया है। इन्होंने एम्प्लॉयर्स को ऐसा करा कि इकोनॉमी पर इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि 25 मिलियन लोग हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, इतनी बड़ी कंट्री है, इन्हें लोग तो चाहिए। तो ये एम्प्लॉयर्स पर रिलाय कर रहे हैं, वो उनको जो जेन्युइन पोजीशन की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप नॉमिनेट करें। तो रीजनल एरियाज और मेट्रो को डिस्क्राइब करते हैं, आप बताएंगे थोड़ा सा कि मेट्रो क्या है और जो रीजनल एरिया है और इनकी जो सीट्स होती हैं ये कैसे कैटेगराइज करती हैं, और जो पीआर पाथवे है ज़्यादा सक्सेसफुल रेट कहाँ पर होती है? देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है कि लोग जो पॉपुलेशन हो थोड़ा इक्वली डिवाइड हो, रीजनल एरिया को भी ग्रो करना चाहती है ये गवर्नमेंट। काफ़ी पुरानी गवर्नमेंट्स भी यही कोशिश करती थी। तो मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन काफ़ी ओवर पॉपुलेटेड हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड टू दीज 3 सिटीज़ ओनली। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसके बियॉन्ड भी जाके रहें, तो इन्होंने वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं, जैसे 15 पॉइंट्स देते हैं अगर आप रीजनल में जाके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और 491 वीज़ा के ऑप्शंस देती हैं। या फिर कोई एम्प्लॉयर रीजनल का स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसे 494 का ऑप्शन दे दिया। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट के ऐसे एनकरेज करने के तरीके हैं कि लोग रीजनल एरिया में जाएं, जो माइग्रेंट्स है रीजनल एरिया में रहे, या फिर ऐसे परमानेंट रेजिडेंसी के भी पाथवे खोलती है, ओवरसीज से जो आना चाहे रीजनल एरिया में रहे, और 3 साल 5 साल के बीच में आपको वो कहीं की भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते। दोस्तों, पहले हम बात कर रहे थे रीजनल्स को लेकर, थोड़ा रीजनल के जो हमारे कुछ वीज़ाज़ हैं, पाथवेज़ हैं, उनके नाम पूछ लेते हैं। कौन कौन से रीजनल वीज़ा पाथवेज़ हैं, कुछ बताएंगे? जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 491, और ये होता है टेम्परेरी ट्रांजिशन टू परमानेंट वीज़ा। और इसके अलावा है 494। 491 में कितना टाइम लग जाता है? आपको 5 साल का वीज़ा होता है, 3 साल का आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स देना है, एंड देन आप एलिजिबल हो जाएंगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। 494 इज़ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा, जो एम्प्लॉयर्स हैं रीजनल के। 491 के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ना? स्टेट नॉमिनेशन होती है, स्टेट नॉमिनेशन होती है। 494 के लिए स्पॉन्सर चाहिए आपको? 494 के लिए एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर चाहिए। मिल जाए। और कितना टाइम लग जाता है ड्यूरेशन? इसमें 2 साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो कुछ भी डिपेंडिंग ऑन ऑक्यूपेशन। इसके अलावा डामा के बारे में? डामा होता है डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन अथॉरिटी। इसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स, काफ़ी सारी ऑक्यूपेशंस का एज एग्जेम्पशन मिल जाता है। कितना हो जाता है इसमें? कितने साल तक एलिजिबिलिटी मिल जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल एज केयर सेक्टर में 55 तक है एलिजिबिलिटी। और इंग्लिश टेस्ट जो होता है? इंग्लिश टेस्ट की भी काफ़ी कम रिक्वायरमेंट है, 5.56 ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती है। हाँ, इसमें कितना टाइम लग जाता है? इसमें देखिए एम्प्लॉयर के ऊपर होता है, एम्प्लॉयर पेपर्स, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है इसमें, तो एम्प्लॉयर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है एम्प्लॉयर कितनी जल्दी हमें पेपर प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम एम्प्लॉयर की इनिशियली हेल्प करते हैं इसमें, और फिर वो उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद हम वीज़ा लॉन्च करते हैं। वीज़ा लॉन्च पूरा प्रोसेस 8 to 9 मंथ्स लगता है करीब इसमें। 8 to 9 मंथ्स। तो दोस्तों, ये थी रीजनल एरियाज़ के कुछ पॉपुलर वीज़ाज़, जिसमें कि आप डाल सकते हैं 491, 494, डामा। अभी जो रिसेंटली बहुत सारे टूरिस्ट वीज़ाज़ जो थे यहाँ पर वो रिफ्यूज़ हुए हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में, इसके ऊपर कुछ बताएंगे आप? अभी रिसेंटली बहुत बच्चों ने यहाँ पर, मतलब लोग आए टूरिस्ट पर और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। गवर्नमेंट क्लियर हो चुकी है कि बहुत सारे लोग ऐसे वीज़ा हॉप करते हैं। इन्होंने राइटिंग में दिया ना शायद से कि अब ये टूरिस्ट से स्टूडेंट में नहीं कर सकते। अभी तो बंद ही हो गया है, 1 जुलाई 2024 से बंद हो चुका है। टूरिस्ट कोई भी है वो स्टूडेंट वीज़ा नहीं लॉन्च कर सकता, बट जो उससे पहले 30 जून 2024 से पहले जिसने टूरिस्ट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च किया है, उनके भी बहुत बड़ी मात्रा में वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। बट इनके पास, बच्चों के पास एक ऑप्शन होता है AAT ट्राइब्यूनल। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये आपको अपील करने के राइट्स देती है। लोग, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, अपील्स करते हैं, उस अपील के दौरान वो पढ़ भी सकते हैं और वर्क रिस्ट्रिक्शन से भी वेवर ले सकते हैं। लोग पढ़ते हैं, काम करते हैं, और हम परमानेंट रेजिडेंसी भी डिज़ाइन कर देते हैं उनकी। बहुत आसान तो नहीं है वैसे ना, सलाह सही हो। और देखिए, हम डायरेक्शन देने वाले हैं, जैसे डॉक्टर होता है दवाई देता है, आपने खानी तो खुद ही है, हम आपको सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, आप फॉलो करें उसे रिलीजियसली,
तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी हो। तो पहले ऐसा होता था कि कुछ लोग एज ए टूरिस्ट आते थे और उसके बाद यहाँ पर आके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे। बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन वही बात है कि जो सरकार ने इन चीज़ों को नोट किया, जिन लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, मिसयूज़ किया, वो उसको जो आज के जो लोग हैं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो अब इन्होंने टूरिस्ट से स्टूडेंट वीज़ा करने बंद कर दिए हैं। तो ये भी एक जो मेजर चेंज आया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, मेरी नज़र में तो मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया से लोग आएँ, हमारी इंडियन कम्युनिटी ग्रो हो, लेकिन धीरे धीरे सख्ती होती जा रही है। ये सिर्फ इंडियन कम्युनिटी की बात तो नहीं है, ये तो सभी के लिए है, सभी कंट्रीज़ के लिए है ना। हाँ, बिल्कुल। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हैं। 5 लाख सभी देशों से। नंबर्स आप चेक कर लीजिए, 3 से 5 लाख होगा। सब education.gov.au पर मेंशन है। तो ये आप सभी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की ओवरऑल बात कर रहे हैं। बहुत कंट्रीज से आते हैं बच्चे, टूरिस्ट वीज़ा पर होते हैं और स्टूडेंट लगा देते हैं। जी। तो गवर्नमेंट को क्लियर हुआ, पूरा डेटा वो देखते हैं। थोड़ा लेट काम करती है गवर्नमेंट डेटा देखने के बाद, बट इन्होंने एक्शन लिया है, इस गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। तो वही चीज़ है, जैसे पहले शादियां बहुत लोग यहाँ से पीआर लड़की से शादी कर लेते थे या लड़के से शादी कर लेते थे, या फिर ऐसे अपने देश में जाकर यहाँ का पीआर या यहाँ की पीआर लड़की वहाँ शादी कर लेती थी। फिर उन्होंने उसको भी सख्त कर दिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस वाले रूल हैं। बिल्कुल, हाँ, वो ऐसा गवर्नमेंट चाहती है कि जो जेन्युइन रिलेशनशिप है जिसका, वो ही अपने पार्टनर को बुला पाए। उसके स्टेटमेंट्स हैं और काफ़ी डिलीजेंटली ये चेक करते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स हो गया, और आपकी कन्वर्सेशन, ईमेल्स, आपकी शादी की फ़ोटोज़, मैरिज कार्ड, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन पेरेंट्स का, ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। और गवर्नमेंट टाइम लेती है, 2 साल के बाद ही परमानेंट करती है, उससे पहले नहीं करती। जी। तो दोस्तों, इसके अलावा भी हम मोहित जी से बातचीत करते रहेंगे और हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं हम उनका भी रिएक्शन लेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने मेजर चेंजेस किए हैं वीज़ा फ़ीस में 485 को लेकर, तो हम उनकी भी ओपिनियन लेते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से इन सब चेंजेस ने इफ़ेक्ट किया, उनकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट किया है, और किस तरीके से फाइनेंशियली वो इन सब चीज़ों से कैसे कोप अप कर पा रहे हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट मेंटली भी किस तरीके से उनके ऊपर असर किया। तो हम अपने स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, देखते हैं उनका इस पर क्या रिएक्शन है। मेरे साथ आज मुलाकात हुई है मोहम्मद अली जी से। मोहम्मद अली पाकिस्तान से हैं और ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट हैं। मोहम्मद अली, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए हुए? मोर देन 2 years। आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे? अच्छा, तो कौन सी स्टडी की आपने? कारपेंट्री। तो कितनी फीस थी आपकी यहाँ पे कारपेंट्री की? पर मंथ 1000। कारपेंट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीआर पास है, तो आप पीआर डाल चुके हैं कि डालनी है? पीआर मतलब टेम्पररी रेजिडेंसी। तो पाकिस्तान से जब आप आए थे तो आपने क्या सोचा था कि आपकी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में कैसी रहेगी? जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसी थी या ये बिल्कुल सपनों से बिल्कुल अलग थी? माइंड सेट बहुत डिफिकल्ट है आपको मैनेज करना है, स्टडी माइंड में था आपकी होती है। मतलब आप मेंटली प्रिपेयर थे कि यहाँ की जो लाइफ है वो टफ होने वाली है, लेकिन इसके अलावा और कई चीज़ें आपको अच्छी लगी यहाँ पे? उठना, काम कर जाना, साथ साथ कॉलेज को मेंटेन करना, स्टडी को मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना, जब आप पुस्तक के बारे में। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरे साथ है जगदीप, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट है। वेलकम जगदीप। आप वेरी वेल, थैंक यू। आप कहाँ से हो इंडिया में? पंजाब में। कौन सी जगह? जगदीप पटियाला से हैं और ये यहाँ पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट है। आप कब से स्टूडेंट हैं? कब कौन सी ईयर में आए थे? आई थी लास्ट ईयर आई थी, 1 साल में। तो कैसी लग रही है आपको यहाँ पे लाइफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में? क्या सोच कर आए थे और क्या फेस कर रहे हैं? कोशिश करना पड़ रहा है, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और जॉब वगैरह भी नहीं मिल रही है। और मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे स्ट्रगल ही है। स्ट्रगल है। हाँ, ज़्यादा सोचा क्या था आपने? सोचा तो यही था कि जाते ही मतलब जॉब मिल जाएंगी, अच्छे सर्वाइव
अफेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी हो रही है। पढ़ाई क्या कर रहे हो, स्टडी कौन सी है? मास्टर पब्लिक हेल्थ और फीस मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, उसकी फीस कितनी है? उसकी फीस $1200। 12,000 पर ईयर, ये कैसे? $12,000 इनकी जो है वो 6 मंथ्स की फीस है। तो ये आप निकाल पा रहे हो? आप शादीशुदा सिंगल है अनमैरिड ओवर्स, आपको पता है सर्वाइव करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और जॉब क्या कर रहे हो? जॉब यहीं पे कर रहे हो, बस एरिया में शिफ्ट मिलता ये एक रेस्टोरेंट है, तो आप एज ए वेटर वर्क कर रहे हो। कभी कभी शिफ्ट करती है, कभी कभी मिलती है बस। कभी एक मतलब पहला बार मिल जाती है 12 आवर्स 16 आवर्स की जॉब मिलती है। 24 न्यूज़ चैनल से बात करेंगे आपका Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. दोस्तों, मेरे साथ अक्षय हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं, लेकिन ये यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर हैं। अक्षय, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। ओके, कब से कर रहे हो? मुझे 1.5 साल हो गया है इधर। आप वैसे आप भी डार्बिन में रहते हैं? नहीं, मैं ब्रिस्बेन में रहता ब्रिस्बेन से घूमने आए हैं यहाँ पे? हूँ। इधर मेलबर्न। घूमने आए 4 दिन के लिए। अच्छा, 4 दिन के लिए। ये वैसे कहाँ बताया आपने? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में रहते हैं, लेकिन मेलबर्न में घूमने आए हैं। और आप बताएंगे कि आपको यहाँ पे जो, वैसे तो आप पाकिस्तान से हैं, तो यहाँ की जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल और जो स्टूडेंट लाइफ है स्पेशली, आपने जो एक्सपेक्ट की थी पाकिस्तान में, आप मेंटली प्रिपेयर थे कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, स्ट्रगल तो इधर मतलब बहुत चीज़ों में शुरू में करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई हो गई, जॉब हो गया, अगर खाना भी बनाना है, खाना बनाना, एवरीथिंग कपड़े भी धोने हैं। एवरीथिंग आपको करना है, मतलब सब कुछ आपको करना होता है। तो शुरू में तकलीफ होती है, जब आप यूज टू हो जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता आपको। राइट, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। My name is Sanet. Senate, and which country you are from basically? I'm from Cambodia. So Senate है मेरे साथ, and she is from Cambodia, and she is here student. So from how long you are on student visa? It's been 2 years already. 2 years. So like, what was your expectations back when you were in your country? So what do you think about Australia, and are you happy with like if you are here in Australia, and your Yeah. expectations and all the things are okay? Yeah, I think I love Australia. I feel like it's a very diverse country to be in. You get a lot of experience, even life experience, international student experience. Everything's pretty new because in Asia, it's quite different. Yeah. So like, what are you studying for? I'm doing Bachelor of Business and majoring in accounting. Right. And what was your thinking about permanent residency pathways? Government every year they make the changes. Like, are you happy with the changes? And what is your point of view on the pathway? Is it a long process? It's an easy process? What is your opinion? I think it was an easy process for PR, and if you really want to get PR, you might need to spend like a lot of time and resources, and maybe you even have to move out to like a outer suburb or that. And because in Melbourne there are a lot of people coming in every single year, and the regulation keep changing, I think it's pretty hard if you want to get PR. Thanks, Anna, for coming to us. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, मेरे साथ है भावेश चौहान, लेकिन ये इंडिया से नहीं है, पाकिस्तान से है। पाकिस्तानी हिंदू कह सकते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट है। हाय भावेश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो भावेश, आप यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ओके। डार्विन, कब से आप स्टूडेंट वीजा पे कब से हो? सितंबर 2022। तो यहाँ पे आपकी जो फीस है, आपको कैसे लग रहा है कि ज़्यादा लगी, अफोर्डेबल है, आप मैनेज कर पा रहे हो यहाँ पे? लाइक जिस टाइम मैं आया था तब लाइक कोविड के बाद उन्होंने कोई स्कॉलरशिप वगैरह दी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स बुलाना चाह रहे थे, तो हमारे लिए सही था। बट अभी थोड़ी सी जो चेंजेस आई हैं लाइक वीज़ा को लेके, उसमें बहुत मतलब टफ है स्टूडेंट्स के लिए, नॉट ओनली टू अप्लाई फॉर वीज़ा बट लाइक फीस के हवाले से मतलब डिफिकल्टीज कंपेयर टू पहले। तो अभी जो रिसेंट चेंजेस आए हैं 485 को लेकर एज बार, और जो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट वीज़ा बार बार नहीं ले सकते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुए हैं, इमिग्रेशन फीसेस, वीज़ा फीसेस भी बढ़ा दी गई हैं, स्टूडेंट फीसेस, यूनी फीसेस भी बढ़ा दी हैं। तो वो कैसा लग रहा है आपको? PR पाथवे कैसा लग रहा है? PR तो बहुत टफ कर दी है। जो ऑनशोर है उनको इतना फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि उनको
बंदे चाहिए बट स्किल्ड बंदे चाहिए, लाइक जैसे वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऊबर ड्राइवर और इसके पास स्किल हो, लेकिन उन्होंने फीस बहुत बढ़ा दी है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी भी एक्सपायर हो रहा है कुछ महीनों में, और मुझे रिलॉन्च करना है, एक्सटेंशन डालना है, तो मुझे फिर से फीस पे करनी है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। मोहित जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि हमारा ये सेशन इतना ही नहीं है, हम इनके साथ अगले एपिसोड में फिर से आएंगे और अगले कुछ आप लोगों के जो सवाल हैं आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मोहित जी, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू परमिला जी, थैंक यू। Thank you. थैंक यू। और दोस्तों, मोहित जी के साथ जो इनकी कंपनी है, जो माइग्रेशन इनकी जो फर्म है लेजेंडरी करियर, साथ अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप इनसे सलाह ले सकते हैं। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारे विशेष सलाहकार हैं माइग्रेशन में। जो भी हमारे चेंजेस आते हैं हम इनसे टाइम टू टाइम आपसे बातचीत करवाते रहेंगे। मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू परमिला जी, थैंक यू अगेन। थैंक यू।